नंबर सिस्टम के लिए आप लोग की क्लास थी टोटल। क्या है नंबर सिस्टम बताओ? किताब तो देखी होंगी ना, कुछ तो दिख रहा होगा, कुछ समझ में आया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है। अब तो इतना इतना आप लोग सीख गए होंगे कि ये मालूम चल गया होगा आपको कि टॉपिक्स में हर टॉपिक का हम लोगों के सेगमेंट में क्या है, अलग अलग थीम है ना। मतलब क्या है, हर सिलेबस में हर टॉपिक में क्या चल रहा है, अलग अलग थीम चल रहा है, और सब सारे सारे सेगमेंट जो है एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अगर नंबर सिस्टम कुछ सोच के दिया गया होगा तो कुछ तो पॉइंट होगा इसका कि क्यों नंबर सिस्टम। भाई आप तो कंप्यूटर पढ़ने आए थे, प्रैक्टिकल में कुछ सीखने आए थे, फिर ये मैथमेटिकल पोर्शन क्यों आ गया? मैथमेटिक्स है ना तो नंबर सिस्टम क्यों आ गया मैथमेटिक्स? इसका हमारे कंप्यूटर सिस्टम से लेना देना क्या है? स्कूल में बच्चे पढ़ाते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई टीचर आता था बता देता कि इसको बाइनरी में ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो वो लगता था मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक, लेकिन अभी अभी आप लोगों को जब हम लोग पढ़ा रहे थे बाइनरी सिस्टम, पहला चैप्टर जब खत्म किया था, उसके सेगमेंट के सेकंड चैप्टर ही आपका कैसा है, कौन सा है? नंबर सिस्टम। क्यों फर्स्ट चैप्टर के बाद ही इसको रिपीट किया गया? कौन से कोर्स का है बताओ? ये मैंने कौन सी किताब खोल रखी है? ट्रिपल सी। यही है ना सब चैप्टर सेकंड? ये है नंबर सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। एक स्टेप बस ये जानिए कि नंबर सिस्टम हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब आफ्टर लेसन फर्स्ट इस चैप्टर को इंक्लूड क्यों किया गया है? ये जैसे आपको अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि नंबर, कोई भी कंप्यूटर है वो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। ठीक, बाइनरी मीन्स 0 एंड 1। और बाइनरी कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर? जब भी कुछ टाइप करते हैं उसके लिए मैंने आपको कई चार्ट पढ़ाए, एक आस्की चार्ट पढ़ाया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वहाँ मैंने आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना सिखाया था। ठीक, कि आप अपने नाम को कंप्यूटराइज भाषा में कैसे लिख सकते हैं, सिखाया था, थे ना? अभी क्लियर है ना वो चीज़ कि हम लोगों ने आस्की चार्ट की मदद से पूरी चीज़ क्या की थी, कन्वर्ट करना शुरू किया था। अब वही कन्वर्जन जो है अब सेकेंड चैप्टर में थोड़ा डीपली है। नंबर सिस्टम को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कोई भी मशीनरी लैंग्वेजेस, ठीक, वो 0 और 1 पे क्या क्या करती है, काउंट करती है। नंबर्स जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी बिना नंबर्स के, अगर आप सोचे कि लाइफ बहुत इजी है डिजिट्स के बगैर, तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम आंकड़ों से चलते हैं। अगर हमारी लाइफ से 0 और 9 नहीं आया होता, 0 से डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 0 और 9 तक ही हैं, उसी से लेके हम पता नहीं कितने काउंटिंग कर जाते हैं, लाखों करोड़ों। ठीक है, और खोज कितने नंबर की हुई, 0 से 9। तो हम कौन सी प्रणाली में, हम दार्शनिक प्रणाली में। एक मनुष्य, मानव, जैसे मनुष्य में हम कंसीडर करते हैं तो खुद को कंसीडर कर रहे हैं ना। ठीक, एक ह्यूमन बीइंग किस प्रकार के नंबर्स को समझ सकता है, सिर्फ 0 और 9 को समझ सकता है। ठीक, 0 1 2 3, अगर आपके पास कोई दूसरी प्रणाली रख दी जाए शायद आप मैथमेटिक्स को समझ भी ना पाए। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो रोमन संख्या, ठीक, रोमन संख्या जिसको पढ़ाया जाता है, अब बहुत कम जगह रोमन का इस्तेमाल होता है, वहाँ 1 2 3 4 लिखने के तरीके अलग होते हैं। इसी तरह ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि जानते हो क्या होता है? नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ दार्शनिक प्रणाली पढ़ी है। आप ये सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ी है, बस मैथमेटिक्स में कौन सी प्रणाली, डेसिमल प्रणाली। तो आप अब नंबर सिस्टम कितने प्रकार से हैं, देखिए नंबर सिस्टम 4 प्रकार से होता है। ठीक, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कितने प्रकार के सिस्टम देखेंगे। एक आपका दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम, दिया है, दिख रहा है वहां से ना क्लियर, कि जूम करना पड़ेगा। ये है बाइनरी, कलर सही है कौन सा कलर ले बताओ? रेड।
कहाँ से चेंज हो गया यार, मैं तो भूल ही गया इसका। कहाँ दिखाओ? अच्छा ये रोज यूज करते हैं फिर भी भूल गए। ये अब सही है। बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर, ये 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं। ठीक, हमने किसके लिए बताया? ह्यूमन बीइंग के लिए डेसिमल 0 से 9। ठीक, फिर आप कहेंगे और नंबर्स वही निकलेंगे, फिर बाइनरी में क्या आता है? 0 और 1, ये संख्या आ जाती है। ठीक, जो बेस होता है, बेस समझते हैं किसी भी, जैसे बाइनरी बोल रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होगा। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। इसको लिखने का तरीका होता है किसी भी बाइनरी नंबर को उसके बेस के नीचे क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। ठीक, फिर ऑक्टल, हाँ बाइनरी है। ठीक, तो किसी भी नंबर्स को लिखने का एक अपना वे होता है ना, तो जब बाइनरी लिखेंगे तो बाइनरी का मतलब हम 2 कंसीडर कर। क्या बाइनरी का मतलब? जैसे यहाँ पे मैं बाइनरी बोल रहा हूँ तो हमेशा बेस से एक कम संख्या इसमें रहेगी। ऑक्टल में 8 संख्या, इसको भी कह सकती हो क्योंकि 2 है, 0 और 1 2 संख्या है, तो इसलिए मैंने क्या बोला? बाइनरी। 8 संख्या है तो ऑक्टल। ठीक है, इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन 0 से लेके, अब यहाँ 8 है तो यहाँ 0 और 1 अगर संख्या लिखी हुई है तो ये क्या कहलाएगी? बाइनरी। ठीक, और यहाँ से 0 से लेके 7, इसमें कोई भी नंबर आएगा तो क्या क्या कहलाएगा? ऑक्टल। 0 से लेके 9 तक है तो डेसिमल का बेस क्या होगा? 10। और हेक्सा 16, यानी 0 से लेके 9 तक के नंबर और ए से लेके एफ 15 तक, ABCDE और एफ। ये तो फर्स्ट लेसन में बताया गया होगा, नहीं बताया? लास्ट वाला नहीं बताया। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम लोगों ने बताया था कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। अब सेम चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का स्कोप बस यही था कि अगर कोई पर्सन, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ों पे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी सिर्फ 3 चीज़ों पे जा रही है। एक AI, दूसरा IoT और तीसरा मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, इन 3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक, मशीन लेवल लर्निंग प्रोग्राम, ML जिसको हम बोलते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट थीम क्या था? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जिस दिन वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स पे है, जब पूरा देश इंटरनेट पे डिपेंड हो जाए, पूरे हमारे काम और फीचर्स किससे चलने लगे? इंटरनेट से। क्योंकि इंटरनेट से बहुत सारे काम आसान भी हुए, मानते भी कि नहीं मानते इसको? ठीक, बहुत सारा काम इजी हो गया है। ठीक है, वो घर के रेफ्रिजरेटर से लेके और कोई भी चीज़ अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं, और हम लोग के लिए भी ये काम बहुत एफर्ट लेस हो गया। अगर ड्राइवरलेस कार है, ठीक, ऑटोमेटिक डोर है, ठीक, जहाँ पे सेंसर बेस्ड हमारे पूरे हाउस, जिसको हमने स्मार्ट होम बताया था, आप लोग को बताया था ना इस चीज़ को, और रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग, हमारा सारा इंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स के प्रोग्रामिंग को हम किस पे लेके जा रहे हैं? यही ML, मशीन लर्निंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कुछ चीज़ें हमारी IoT पूरी तरह डिपेंडेंट है सेंसर डिवाइस बनाने के लिए। किताबें देखा होगा अपने लैब में, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखा होगा कई जगह। ठीक, तो उसमें सिर्फ क्या होता है? सिर्फ आप प्रोग्रामिंग बेस्ड कोई भी डिवाइसेस हो उसको आप चाहें तो, जैसे अब यही डोर है, आप चाहोगे कि ये दरवाजे को हम क्या कर दें? ऑटोमेटिक कर दें, तो बस उसमें क्या लगाना है? एक आपको IoT डिवाइस, जैसे ही लगाओगे आपके हिसाब से कंट्रोल होने लगेगा। जैसा बोलोगे वैसा काम वो करने लगेगा। इंस्ट्रक्शन आप देंगे और काम कौन करेगा? वो वही करेगा। ठीक है, जिसकी पूरी प्रोग्रामिंग किस पे करेंगे? आर्डिनो पे। ठीक है, IoT उसको बोलते हैं। लेकिन हमें भी उतने दूर तक हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ नंबर सिस्टम को समझना है। ये समझ गया बेस? तो पकड़ोगे कैसे? बेस से एक कम। ठीक है, बेस जो भी रहेगा उससे एक कम। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि 0 से 7 मैंने बोल दिया, अब मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसे ही 147। बताओ कैसा नंबर होगा ये? ऑक्टल होगा, बाइनरी होगा? ऑक्टल होगा। सभी लोग का यही जवाब थे ना, किसी ने अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया अभी भी।
तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 147 क्या हो गया ये? बताइए। सर बिना बेस के तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा है सिस्टम? तो ठीक है, मतलब ये नंबर्स जो है मैंने अभी कहा 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। अगर 0 से 9 है तो ये क्या हो सकता है? डेसिमल भी हो सकता है, हो सकता है ना। फिर 0 से लेके F तक है तो ये हेक्सा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना कि भाई यहाँ भी तो मैंने कहा कि 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर आएंगे या ABCD के फॉर्मेट में लिखा होगा तो आप किस में कंसिडर करेंगे? हेक्सा में। तो अब ये तीनों नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी भले नहीं हो सकता है, फोन इंटरप्टेड डिवाइस है ना। फोन पे मैसेज आता है तो क्या होता है? इंटरप्शन होता है। क्लास का भी, कुछ लोग क्लास बोलने पर भी फ़ोन करते हैं। नहीं, उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, शिक्षा जरूरी कम है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, ये डेसिमल हो गया। अब देखिए, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बेस लगाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही 147 देखिएगा तुरंत आप उस पर ऑक्टल पे मत जाइए। आप देखिए कि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में ये चीज़ ध्यान देने, जो चैप्टर बहुत आसान होता है ना उसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। जो अभी एग्जामिनेशन जो लोग दे के आए, अभी कल SI का भी पेपर हुआ, किसी ने दिया था क्या? नहीं, किसी को पुलिस नहीं बनना है क्या? हैं? ग्रेजुएशन फाइनल होगा तो क्या बनेंगे? दरोगा का फॉर्म भरेंगे? यहाँ पे मैक्सिमम यही प्रॉब्लम है हाइट की। हाइट की प्रॉब्लम है? हाँ हमारी भी, वो जो बोले वो उनकी भी। अच्छा, अगर हाइट रहती तो भरते? हाँ कॉप्स जॉब पसंद है? नहीं, तो तुम्हारी तो हाइट है। सर वो लेट हो गया था ना भरने में SI का। क्या हो गया था? लेट हो गया था, पता नहीं चला था उसमें वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना था ना। हम्म, फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ वो हर साल बनवाना पड़ता है। किसी भी फॉर्म को भरने आज के डेट में सरकारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है ना, हाँ तो इस आप उस दिन बोले थे कि आधार कार्ड पे सारी मतलब आधार कार्ड पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बनाओ वो बनाओ, ये लाओ वो लाओ। क्या बताओ? आप बोले थे ना पिछली बार कि आधार कार्ड से कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बेस इम्पोर्टेंट होता है आधार कार्ड हाँ, से। हाँ। लेकिन इसमें आधार कार्ड का नहीं, आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, तो डेट बर्थ, मतलब सब इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, वो हर साल बनवाना पड़ता है। हर साल बनवाना, और वो भी नोटिफिकेशन कब आएगा? जब वो फॉर्म भरने का ना 10 दिन या 5 दिन पहले, 15 दिन पहले तब आएगा। अच्छा, एक सेकेंड, जब फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, जब फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि इसमें कई अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेशन आ रहे हैं। आपने फॉर्म फिलअप किया, कास्ट सर्टिफिकेट तब आप बना रहे हो ना जब आपको कास्ट के का बेनिफिट लेना है। मैंने क्या बोला था कि आप आधार का आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, वो आपकी पहचान है, UID, ठीक, उस सर्टिफिकेशन पे आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यही बोले थे। उसके बाद अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो तो जो बेनिफिट से एक अलग सेगमेंट हो गया ना, जैसे आप कहेंगे कि मैं, आधार कार्ड से तो जैसे चला मैं जनरल हूँ, जाता ठीक है। है। आधार कार्ड से तो पता चल ही जाता है कास्ट का, उसमें तो नहीं नहीं नहीं, आधार कार्ड सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कास्टिज्म में बिलीव करता हूँ, मुझे मुझे आरक्षण चाहिए, तो आप कास्ट भरेंगे। अब कास्ट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप आरक्षित हैं कि नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में बहुत से लोग जो OBC कैटेगरीज हैं, ठीक,
अगर वो ओबीसी, बहुत से लोग आते हैं ना इसमें, जिसमें कोई अनुसूचित, कोई एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाएगा, वो उसका बेनिफिट भी लेना चाहेगा। तो जब बेनिफिट लेना चाहेगा तो फिर आपको एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठीक। और नहीं लेना है बेनिफिट तो सीधे क्या करिए, फॉर्म फिलअप करिए, अपना डॉक्यूमेंट लगाइए, और मुझे किसी प्रकार के कोई बेनिफिट्स की ज़रूरत, अब मैं अगर बेनिफिट लेने की बात करूँगा तब उसका डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ेगा। हर साल बनाना पड़ता है, ये नहीं हाँ, ये हर साल बनाना पड़ेगा। कि एक साल बन गया तो 2-3 साल में बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे इनकम सर्टिफिकेट हुआ, ठीक, इस साल मेरी इनकम 7 लाख रुपए है, हो सकता है कि अगले साल मेरी इनकम का लेवल बढ़ जाए। अभी जैसे सरकार ने टैक्स मार दिया है कि अब 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स हम नहीं लेंगे इस साल में, ठीक। 12 लाख उधर से बोल रहे हैं कि हम 12 लाख से नहीं लेंगे, तब तक इधर से हम लोग के 8वां वेतन में तनख्वाह बढ़ा देंगे, तो 12 लाख तो वैसे भी पार हो जाएंगे किसी भी कंडीशन में। तो लेंगे कि नहीं लेंगे? फिर घुमा फिरा के टैक्स लेंगे। तो जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको आय प्रमाण पत्र भी हर साल अलग अलग देना है ना। और नहीं तो आप छूट ही मत लीजिए। सिंपल सी चीज़ क्या है कि आप उसका छूट न लीजिए। तो अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं चाहे किसी भी तरीके का, उसमें बेनिफिट लोगे तो बेनिफिट में सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जैसे कोई विकलांग का लगाया कि मैं विकलांग हूँ, तो जब विकलांग हो तो विकलांग देख के तो कोई बताएगा नहीं, सर्टिफाइड सीएमओ का लेटर होना चाहिए ना आपके पास कि आप विकलांग हैं, तब आप उसके आरक्षण को उसको लेंगे, वेटेज लगाते भी हैं लोग, ठीक। तो इस तरह के जब सर्टिफिकेशन हो गए, ये हर साल अपडेट होते हैं, हर साल ये क्या होगा, अपडेट। लेकिन बट आधार कार्ड तो नहीं ना होगा। आधार कार्ड तब होगा जब आप जो है किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, ठीक। तो ठीक है, वैकेंसी जैसे चल रही है, अभी पुलिस की भर्ती बहुत लोग दे के आए, बहुत लोग सोच भी रहे होंगे कि अभी हमारा क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएगा। तब तक सरकार जो है किसी न किसी विवादों में घिर जाती है। अभी जितनी भर्तियां हो रही है यूपी में, सारी भर्ती और सारे एग्ज़ाम, कभी कोई इसमें चला जा रहा है, पेपर लीक का मामला, ठीक, उस पर स्टे हो जा रहा है, ठीक। तो क्या लगता है कि सरकार जानबूझ के काम कर रही है? पुलिस की भर्ती तो कई बार हुई, कई बार विवादों में ही आ जाती है। इस बार किस बात का विवाद है, नहीं देखे हैं? भरे नहीं तो विवाद तो चल रहा है ना। इस बार उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया है, बताओ क्या? हाँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पढ़े नहीं मतलब जान है हाँ, क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं है मतलब जान है इसका ऑप्शन क्या था। ऑप्शन में एक क्वेश्चन जो है उसमें एक मार्क लिखा हुआ था। या तो ये तो हम लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो ऊपर बॉडी है, अब जैसे सीएम तो बैठ के ये काम करेंगे नहीं, पेपर बनाएंगे, ठीक है। कोई एग्जामिनेशन जो पुलिस कंट्रोल पर्सन है वो उसने पेपर अगर बना दिया कि सबसे अवसर परस्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, और ऑप्शन दिया उसमें एक अवसरवादी, ठीक, और जैसे है ना कि ऐसा, हाँ यही क्वेश्चन चल रहा है ना। अभी वो तो सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा कौन सा क्वेश्चन पे विवाद चल रहा है। तो अब उसमें क्वेश्चन बना दिया किसी ने। अब एसआई की भर्ती में जब हम लोग एग्ज़ाम को सीरियस ले रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे जब हम लोग पढ़ते थे तो ये चीज़ हम ध्यान देते थे ना कि इतनी एफर्ट लगा के हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ने के बाद ऐसा क्वेश्चन मार्क देना कि जानबूझ के वो पेपर किस में आ जा रहा है, विवादों में आ जा रहा है, मतलब ये तो ज़बरदस्ती हो गई विवाद। अब पता चले कुछ लोग, कुछ एक पक्ष दूसरे पक्ष में खड़ा हो जा रहा है, दूसरा वाला, अब उसमें सिर्फ उनको अवसरवादी या कुछ भी और विकल्प भी दे सकते थे। उसमें उन्होंने क्या लिख दिया टाइटल में कि अवसरवादी में कहीं लिख दिया उन्होंने ब्राह्मण, ठीक। अब इससे लोगों ने क्या किया, यूजीसी एक्ट का मामला उठा दिया दूसरे पक्ष ने। कुछ ब्राह्मण नेता क्या कहेंगे कि जानबूझ के योगी सरकार ये काम कर रही है, ठीक। अब क्या हुआ, वो तो आपस में लड़ गए। कास्ट वाइज है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है, कौन सा एसआई भर्ती है ना,
किस पे आ रहा है? देखिए ये ऑप्शन देख रहा है अभी न्यूज़ चैनलों पे, किसी न्यूज़ चैनल ने दिखा रखा है यूपी एसआई परीक्षा में पंडित पर पूछा गया सवाल, हो गया, चल रहा है ना। तो ये क्या था, ये मंशा या तो बच्चों को जानबूझ के नौकरी नहीं देने का है, या जानबूझ के, देखिए कलेक्शन एजेंट क्या होते हैं, मतलब या तो ज़बरदस्ती आपसे पैसा, बच्चों ने परीक्षा में फॉर्म में वो एग्ज़ाम पेपर का फॉर्म भरा का फीस भरा होगा ना, कुछ लगता है कि नहीं लगता है? कितना लगता होगा? हम लोगों को ओबीसी वाले में 500, ओबीसी का 500। मतलब 200, 500, 1000 के रेशियो में आप एक फॉर्म भरते हैं, उसकी बाद कड़ी मेहनत से आप उसकी क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। जब से ये चीज़ें हो रही हैं और तैयारी करने के बाद अचानक ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जा रहे हैं जिसकी वजह वो क्या हो जा रही है, कंट्रोवर्सी, फंड कलेक्शन हो गया। क्या फॉर्म भरने के बाद जब पेपर टल जाते हैं तो उसके पैसे रिफंड आते हैं? नहीं आते हैं। तो अब 1000 रुपये का के एक पेपर पे अगर 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना जा रहा है। वो सब ये स्कैम हो गया ना पूरा। और स्कैम कौन कर रहा है फिर? सीधे सीधे गवर्नमेंट फंडिंग हो जा रही है कि इतना बड़ा स्कैम हो जा रहा है, और परीक्षा क्या कर दिया रही है, रद्द हो जा रही है कि एक नेक्स्ट ट्राई और। तो ये इसमें क्या बच्चों को नुकसान नहीं हो रहा है? इसी नंबर है, इस बार एक भी फॉर्म नहीं भरा है। ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ये क्या है, फॉर्म भरना, ये आप लोग अपने लिए अवेयर रहिए क्योंकि स्टूडेंट्स किस चीज़ का, आरआरबी का आता है। अगर बोर्ड एग्जाम टालती है तब नहीं, जैसे आप नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं किया ना फॉर्म, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। एक्सेप्ट मतलब जैसे आप पास नहीं हुए ना तो वापस आ जाएगा। पास नहीं हुए तो कभी होता है, ऐसा भी कभी हुआ? सर मेरा आया था पैसा। ऐसा नहीं होता आता है सर, होता है। एग्जाम पास। पैसे वापस आ जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम दिया है क्या किसी ने? मैंने दिया है, मेरा पैसा वापस नहीं आ जाता। ये तो कंडीशन था ना, ये तो बता रही थी। हाँ, कंडीशन यही था। ग्रुप डी का रेलवे का था, वो तो उसमें वो था कि किसी का सेंटर यहाँ से वहाँ भेज दिया था, रेलवे ने मिस्टेक की थी, रेलवे ने मिस्टेक ये किया था, इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट माफ़ी मांगने के बजाय सबके पैसे रिफंड किया था। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। देखिए 2 गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के में बहुत नुकसान नहीं होता है आपको। जैसे अभी सीटेट कराया, सीटेट का एग्ज़ाम सफलपूर्वक हो गया, सफलतापूर्वक हो गया, ठीक, कोई न भगदड़, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक हुआ, क्योंकि वो किसका था, सेंट्रल। अभी आप यूपी टेट का करिए, यूपी टेट का के लोगों से पूछिए, हर 6 महीने पे सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, बस यूपी टेट को नोटिफिकेशन का पता नहीं, कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, आएगा ना ये चीज़ कि बहुत दिनों से यूपी टेट हो ही नहीं रहा है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, पुलिस भर्ती किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। ग्रुप डी का सर फॉर्म पेपर होने वाला था 6 महीने के अंदर, हुआ है दिसंबर का, 1 साल 1.5 साल का, 1.5 साल नहीं। हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया, काफ़ी बच्चों ने काफी बच्चों को दिया ही नहीं एग्जाम। दिया भी नहीं, काफ़ी बच्चे कोर्ट भी गए, बहुत, ये सब न्यायालय का मैटर हो गया था ना। तो वही तो कह रहे हैं, एग्जामिनेशन जो जा रहे हैं उसका पैटर्न किस पे जा रहा है, न्यायालय के में चला जा रहा है। सरकार ने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया कि एडमिट कार्ड मतलब इतने दिन पेपर होगा, और रेलवे वाला सब इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, वो ठीक है, लेकिन अपने साथ में स्किल्ड को रखिए, ये ध्यान रखिए। अभी मैं अंकिता को यही समझा रहा था, यही बोल रहे थे ना आपको, जैसे ठीक है, आप जैसे आपने बताया मुझे कि आप बीटीसी कर रही है, ठीक है, जिसमें 2012 में मैंने अगर आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने बीटीसी का ऐसे ही क्या कर लिया था, फॉर्म फिलअप कर दिया, और मैंने नहीं किया था, मेरे एक फ्रेंड ने कर दिया। उसने कहा कि लाओ एक फॉर्म आ रहा है, हमने कहा ये सब कौन सा है, क्योंकि हम लोगों को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा लाओ भर देते हैं तुम्हारा भी। मैंने कहा क्यों भरोगे, तुम तो ऑलरेडी पायलट हो। वो गोरखपुर में क्या थे, एयरपोर्ट पे, वो भी टेक्निकल एयरोनॉटिक्स में वो क्या थे, इंजीनियर थे, अच्छी खासी पे स्केल थी। उन्होंने कहा कि ठीक है लाओ भर देते हैं, और अपने ही पैसे से उन्होंने निकाल के मेरा डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप किया तो पता चला मुझे उस समय गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, क्योंकि मेरिट अच्छी थी मेरी, ऑलरेडी मैं हाई स्कूल इंटर टॉपर रहा हूँ यहाँ, और आपके क्षेत्र से ही रहा हूँ। आप मेरा मेरिट लिस्ट देखेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप मेरी देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में टॉपर हूँ, डी जो डिस्टेंशन बोलते हैं आप उसको, डिस्टेंशन मार्क्स। तो मतलब पढ़ाई भी अच्छी रही और कंटेंट भी अच्छा था, इसकी वजह से मेरिटोरियस था। तो मुझे अपने स्किल पे भरोसा था, और आज भी है।
आज भी गवर्नमेंट की सर्विसेज पे भरोसा नहीं है, आज भी किस चीज़ पे भरोसा है? गवर्नमेंट की एक लिमिट होती है, क्या? गवर्नमेंट जॉब की भी एक लिमिट होती है। बताओ। जस्ट लाइक मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब करे तो उसकी भी एक लिमिट है कि इतने साल तक रहेगी। उसके स्किल्ड है वो तो हमेशा लाइफ टाइम, मतलब आपके अंदर जो हुनर है वो क्या होती है, लाइफ टाइम, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। इसका अनुभव मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा। आप तो ये जानते होंगे कि मैं हर स्टेज से, जैसे एक स्टूडेंट के स्टेज से निकलते निकलते एक फैमिली चलाते चलाते और एक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया हूँ ना, तो मैंने हर स्टेप को बहुत करीबी से देखा है कि सबसे बड़ा धन अगर कोई चीज़ है तो वो है आपके एजुकेशन। ठीक, कभी कभी कई विवादों में, जैसे अब मतलब आप अभी कमा रहे हैं किसी चीज़ में, तो आपसे हर आदमी हर चीज़ छीन सकता है, प्रॉपर्टी छीन सकता है, कोर्ट में चले जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे। ठीक, भाई भाई में कभी किसी की बनती नहीं है। ठीक, हर फैमिली में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता है, और उस कंट्रोवर्सी को ध्यान देते हुए अगर आप देखेंगे और उन सब चीज़ों को झेलते हुए हम यहाँ पे स्टेप पे आ गए। लेकिन तब भी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? एजुकेशन। आपसे गवर्नमेंट भी आपकी जॉब छीन सकती है। आज हमें कोई भी अधिकारी अगर आते हैं तो ये डराते हैं कि अभी करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। ठीक, और अगर आपके अंदर हुनर है तो आप सस्पेंशन से नहीं डरेंगे। हम तो ये बोलेंगे ना कि कर दो, बहुत होगा क्या होगा, 1 महीने के लिए वेतन नहीं मिलेगा, तो हमारे पास वही बात है। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसपे और ये चीज़ स्कूलों में दिखा भी गया। विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना कोई छीन सकता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ना भाई उसका बंटवारा कर सकते हैं, आपकी बुद्धि का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। और जब आपके पास स्किल्ड है तो फिर आपको फेल करने वाला मार्केट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बार बार किसको फोकस कर रहे हैं कि इस पूरी किताब में से एक टॉपिक उठा लो जिसमें, और फिर देखो और उस स्किल्ड को क्या कर लीजिए, अपनी पावर बना लीजिए कि बस ये है मेरे पास। ठीक, और ये रहेगा, इसको मुझसे इससे ये मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आपको किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के लिए नीडी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यही गवर्नमेंट कर भी रही है। वो भी कहती है हुनर है तो कदर है, यही चीज़ आ रही है ना। तो फिर आप लोग इस चीज़ को मानिए कि एग्जामिनेशन अब पूरे 2016 से गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन दे रही है, स्टेटमेंट भी लिख दिया उन्होंने। आपने शिक्षा मंत्री का भाषण सुना है? नहीं सुना है। फिर भी उद्योगपति कौन हो रहा है? कॉलेज वाले हो रहे हैं। आप गए, आपने फीस दिया 31,000 41,000 जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सरकार आपकी पढ़ाई को नहीं रोक रही। बीएड अब भी चल रहा है, बीटीसी अब भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने सीधे कह दिया कि मेरे पास कोई सीट की वैकेंसी नहीं है। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो आपके मिनिस्टर हैं जैसे संदीप सिंह मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, आपको आपके बेसिक माध्यमिक सबको वही देखते हैं, उनसे जब संसद में जवाब मांगा गया कि आप हमारे साथ नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने साल हो गए अभी टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि चाइल्ड के रूप में जितने बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं उसके हिसाब से मल्टीपल स्टाफ हमारे पास ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए हमारे पास क्या है, वैकेंसी नहीं है। तो जब वैकेंसी नहीं है तो अब बीएड को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए कि फिर वहाँ बच्चों का पैसा क्यों निवेश करा रहे हैं। समझ रहे हैं? उनको कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए कि बीटीसी कॉलेज हम क्या कर दें, बंद कर दें। लेकिन चूंकि उनकी अर्निंग कहीं ना कहीं से हो रही है, इसलिए वो उसको बंद नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? वैकेंसीज निकाल रहे हैं। ठीक, वैकेंसीज लाइव कर रहे हैं। वो चीज़ किस में चली जा रही है? वो चली जा रही है आपकी किसी न किसी स्कैम में चली जा रही है, कोर्ट में चली जा रही है। जैसे 68,000 का मामला, 69,000 का मामला, फिर क्या चीज़ 68,000 वैकेंसी आई थी, फिर 69,000 वैकेंसी आई, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं हुई है। फिर स्टेटमेंट जो चल रहा है शिक्षा निदेशालय का वो यही चल रहा है कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे पास सरप्लस टीचर हैं। वैकेंसी से भी ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा जब अध्यापक होंगे तो क्या वो रखेंगे? फिर आप अपना 2 साल 2.5 साल 3 साल अगर सिर्फ कॉलेज जाने और आने में व्यतीत करेंगे, इन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल उन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बात उठाई है तब मैंने कहा था कि आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सेगमेंट जा रहा है, जिसको आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, और 25-30 साल के बाद लर्निंग इक्वलिटी कम होती है माइंड पे। आप पूछ लीजिए, जैसे मैरिड लोग जो आते हैं उनको देख लीजिए और आप अपने कंपैरिजन करिए। अभी आप क्या हैं, आप किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करने की कंडीशन में, कुछ समय आएगा जब आप किसी चीज़ को एब्जॉर्व करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। फिर दिमाग में रहेगा कैसे किसी तरह करके अपना खर्चा चलाऊं। ठीक है, सुबह जाना है और शाम को
आना है, वो लाइफस्टाइल बनती है। इसलिए स्किल्ड को फोकस करते हुए आप किसी न किसी स्किल को अपने पास रखिए, तो उसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। जैसे मैं अपनी बता रहा था ना कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे, खैर ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर डैट पे कभी मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने गया ही नहीं, बीटीसी का, एक बार बैठे परीक्षा दिए पास हो गए, एग्ज़ाम में बैठे, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं टीचर बन गया। मेरे फ्रेंड फ़ोन कर रहे हैं वहाँ से उधर से कि अरे यार तुम्हारा तो सेलेक्ट, तुम कभी नहीं आते हो, कभी यहाँ पे हम लोग तुमको जानते हैं, लेकिन आप तो टीचर बन गए। हमने कहा फिर इसमें क्या होता है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे क्या होता है, टीचर बन जाते हैं तो ठीक है, क्या पोस्टिंग हो, क्योंकि हम तो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को 2012 से चला रहे हैं ना। जो मैं कहाँ बैठा था, लखनऊ, और वहाँ से कंटिन्यूटी मेरी ऑलरेडी इतनी इसकी ब्रांचेज चल रही हैं, मैं आईटी सेक्टर में लीड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो फिर कोई अचानक फ़ोन कर करे, अरे यार तुम्हारा वैकेंसी में चयन हो गया, तुम अध्यापक बन गए। हम कहे ये क्या होता है, और जिसने मेरा फॉर्म भरा वो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसने मेरा फॉर्म भरा वो डिस्क्वालीफाई हो गया। और उसके साथ साथ जो पर्सन बैठा था, जैसे मैं आता था एग्ज़ाम देने, तो कभी जैसे लखनऊ से निकला, अपनी व्हीकल से आ रहे हैं, डाइट पे रुके, तो वहाँ जो दोस्त थे मेरे कुछ ऐसे जो जानने वाले, कुछ आ जाते थे, बस चाय पानी हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चिंता मत करना, तुम्हें हिंदी में हम सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा प्रैक्टिकल फाइल मैं जमा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता था कि क्यों ये मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल फाइल आती थी जो लिखते हैं, अभी आप जाएंगे आप लोग भी लिखेंगे, पूरा पोथी लिखा जाता है। वो क्या करते थे, अपना नाम उठाया और जितनी फाइल जमा हुई उसमें से एक फाइल निकाला मेरा चिपका के कि लीजिए ये इनका शशांक शेखर पांडे का है, ठीक। तो जब उन्होंने जमा कर दिया, मैंने कहा अब ये भी हो गया, चलो। अब मतलब कुछ लोगों ने वहाँ मदद की और वो उस लड़के का सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो लोग फॉर्म भरे थे और जो लोग ऑलरेडी टीचर बनना चाहते, जो उसके लिए कहते हैं ना डू एंड डाई, वो धरना कर रहे हैं लखनऊ में जाके। वो आते थे, कह रहे हम लखनऊ आए, हम कहे क्या करने, कह रहे यहाँ धरना देने आ रहे हैं, वैकेंसी नहीं हो रही है। हम कहे अच्छा धरना से वैकेंसी हो जाएगी। फिर पहुँचे तो पता चला लाठी भी खा रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं। तो वहाँ पार्क है, वहाँ वैसे हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ सभी लोग जाते हैं ना धरना करने, तो दे रहे हैं, सरकार जो है पुलिस घेरी हुई है उनको। लेकिन जितना ज़बरदस्ती वो वैकेंसी लेके आए, लड़े, सारी चीज़ किए, और सारी चीज़ होने के बाद भर्ती लाइव हुई कि ठीक है आज हम लोग भर्ती करेंगे। सपा सरकार ने भर्ती निकाली थी उस समय। तब तक जो है जो लोग लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे, जो लाठी खाए थे, उन्हीं का चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मेरिट से कम हो गया थोड़ा सा। उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई 68,000 में, मतलब उनको एक बार एक स्टेप लेना पड़ा उनको। फिर उनकी ज्वाइनिंग कब हुई? 68,000 वाले में। तो उन्होंने 68,000 में फिर अपनी ज्वाइनिंग की, और जब टीचर बन गए तो मुझे पता चला कि अब हम भी गवर्नमेंट टीचर हो गए हैं, और मेरी पोस्टिंग कर दी गई कहाँ? रतनपुरा। हम क्या अब रतनपुरा, यहाँ से मधुबन से तो मैं नहीं जाऊँगा 50 किलोमीटर दूर, करना है करो, नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं ज्वाइनिंग करने, ठीक। तो फिर प्रेशर था, अधिकारियों ने कहा अच्छा ठीक है हम आपको जो है आपके लोकल में दे देते। लोकल मिला 1 किलोमीटर पे, तो मेरे लिए क्या हो गया ये। हमने कहा ठीक है ऐसा ही काम कर पाऊँगा जिसमें मेरा दूसरा सेगमेंट डिस्टर्ब ना हो। और वहाँ भी मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ क्या होने वाला है, मतलब उस बेसिक एजुकेशन में हमको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे क्या हम लोग करें, क्योंकि हमने कभी 2 साल में ट्रेनिंग अचानक आए, ना मैं किसी टीचर्स को जानता था, ना मैं किसी उसको जानते थे, बस गए डिपार्टमेंट में। अब डिपार्टमेंट में क्या हुआ, अभी 1800 टीचर्स पूरे मऊ जिले में काम कर रहे हैं। उन 1800 लोगों से मेरा परिचय तो हुआ नहीं था कभी भी। मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन में अपनी जो टेक्नोलॉजी थी मैंने वहाँ पे वो क्या कर दी, इम्प्लीमेंट कर दी। कविताएं जो चीज़ें थी उसको मैंने म्यूज़िक में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस समय ये सब चीज़ लोग नहीं देखे थे वहाँ यहाँ पे। फिर मैंने अपनी वेबसाइट एक लॉन्च की थी जिस पे हमने वीडियो बनाया। आपने देखा होगा ना कविताओं का, नहीं सुना है? पोएम हमारी है, वो बहुत इजी। पहले ही आप अपनी वेबसाइट खोलते हैं तो वही से चीज़ दिखती है आपको। आपकी टेक्नो शेखर की जो वेबसाइट ओपन होती है उसमें सबसे पहले क्या दिखता है? या अब देखिए इसमें जो है, इसका मतलब आप लोग अपनी इस चीज़ को अभी भी सीरियस नहीं लेते हैं, ठीक। जैसे वेबसाइट का फ्रंट पेज खोलते हो सबसे पहले यही वीडियोज़ आती हैं, आती है ना। इस वीडियो में कभी प्ले भी नहीं किया होगा आपने, यानी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, जहाँ करते हैं, वहाँ पे कभी आपने उसको रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। ये फिर आपके लिए क्या है, डेंजरस भी है ना, कि किस कॉलेज से हम पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेरा खुद का उसके बारे में पता नहीं है। ये जो
था, ये हमारे यहाँ के जिलाधिकारी थे और मेरी एकदम न्यूली ज्वाइनिंग थी। जब मेरे साथ सारे अधिकारी और अधिकारी जो भी डिपार्टमेंटल होते थे, उन्होंने मेरे टैलेंट का सम्मान किया था। वो ये नहीं जानते थे कि मैं प्राइमरी का टीचर हूँ या फिर इसमें जूनियर में मैं टेट क्वालिफाइड हूँ, इन सब चीज़ों पर नहीं। उन्होंने कहा था कि ये इनकी टेक्निकल स्किल सामने दिखती है। इसलिए उन लोगों ने, सरकार सारी चीज़ें ऑनलाइन करती जा रही थी, तो लोगों ने क्या किया, इस ज़िले में कौन संभाल सकता है ऑनलाइन, तो लोग उठा के किसका नाम देते थे, मेरा। यही है, एक नया नया हमारे डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, इनको भेजिए। और मैं उस समय सामने प्रेजेंट करता था। तो विद इन 2 ईयर्स, जिसके लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, 2 साल में हमको वहाँ पे बेस्ट एजुकेशन अवार्ड भी मिला। यहाँ से, जिले से, स्टेट लेवल पे कहीं भी मैं बैक हुआ ही नहीं। मतलब 2 साल में जो चीज़ 60 साल में लोगों को करनी चाहिए। और शिक्षा में क्या होता है, अगर आपने को बेस्ट एजुकेशन अवार्ड मिल गया तो आपकी सर्विस एक्सटेंड होती है 2 साल। गवर्नमेंट सर्विसेज में ये फ़ायदा होता है आपको कि अगर आपको अवार्ड मिला बेस्ट एजुकेशन में, आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस क्या होगी, 30 साल की जगह 32 साल की हो जाएगी। मतलब जो आप 60 साल में रिटायर होंगे, बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, आपका रेलवे में और इस तरह की जो भी सरकारी सुविधाएं होती है, उसमें 50% आपके टिकट लगते हैं, ठीक। और मुझे ये पहले से ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तो वहाँ जो 1700 अध्यापक बैठे थे पूरे ज़िले में, वो मुझे वॉच कर रहे थे, ये कौन है लड़का, ठीक है। और मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। बाद में उन लोगों ने जंग छेड़ दी हमारे खिलाफ कि ये 2 साल में आके सब ले लिए और हम लोग यहाँ 40 साल से बैठे हैं, इतने दिन से सर्विस कर रहे हैं। तो वो होता है ना, जब वो ये लोग जब गए वहाँ पे, डीएम बदले, समय बदला, तो लोग फिर किस पे आ गए। आपकी इमेज जब बहुत अच्छी बन जाती है तो लोग क्या करते हैं, फिर उसको इमेज को जब आपसे टकरा नहीं पाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी मेहनत लगा इन लोगों को कभी इस चीज़ में डालने की कि नहीं, मैं बहुत एजुकेशन अपना सेंटर चलाते हैं, अपनी इनकम पे जाते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने। तो अब सोचिए कि अगर एक यंग जनरेशन में आप जुड़ रहे हैं जिसमें आपकी एज बहुत कम है और आप 60 साल, 45 साल, 55 साल के लोगों से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बिना मतलब के, तो वो चीज़ें आपको एक बहुत अच्छा अनुभव भी दे जाती है। कुछ लोग वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं और आपकी एजुकेशन अगर अच्छी हो तो आप 55 हो चाहे 75 हो, उससे भी आप लड़ लेंगे, क्योंकि वो लड़ाई हाथ से नहीं होती है, वो लड़ाई किससे होती है, दिमाग से होती है। तो दिमाग तभी चलता है जब आपकी एजुकेशन स्किल अच्छी हो। यही पोएट्रीज हमने सुनाई थी वहाँ पे, जिसका प्रोमो लॉन्च हुआ था, ये देखा है सारा। नहीं, शरीर देख रहे हो मेरे, इस समय मेरी पर्सनालिटी क्या थी ये। लगा है ना बैनर पीछे, जबकि सारी सरकारी चीज़ों को मैंने लैब में बंद कर दिया, पूरे स्टेट पे चल रही थी वो किताबें। आप देखो वहाँ पे अनाउंस हो रहा है ना सारी जगह, पूरे मंच पे। देखिए जिलाधिकारी की गाड़ी है, लोगों को आना पड़ गया कौन है ये अभी न्यूली ज्वाइनिंग पर्सन। क्राउड है, एज देख रहे हो ना सारे लोग कितने एज के, और क्या मेरा उस समय ध्यान था इन सब चीज़ों पे। सारे लोग रुक के
पोस्टर पे मेरी कविताएं चल रही हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये कविता कक्षा 1 के अध्याय 1 के शीर्षक मेरा देश से लिया गया है, जिसकी रचयिता प्रियमचंद गगन और इसे सुरों से सजाया है शशांक शेखर पांडे, सहायक अध्यापक, जिला भोग, उत्तर प्रदेश। आ रहा है ना, सब लोग देख रहे हैं उसको पूरे मंच पे। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोनी माटी वाला देश। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। मेरा वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोनी माटी वाला देश। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। इस कविता को आप लोगों ने लाइव नहीं देखा है अभी, इसका मतलब क्या सब मेरी है। सुना है कि नहीं सुना है ये सब कविताएं? प्रश्न लिया है इसके लिए माननीय कृषि शिक्षा अधिकारी महोदय ने 19-20 में मिशन पहचान के अंतर्गत है ना ये चीज? के रूप में इन्हें सम्मान प्रदान करा। देखिए, ये जो चीज़ मैं कर रहा था, इस चीज़ को कभी मैंने प्लान से, जैसे होता है ना कि दिमाग से ये करना है कि मुझे यही करना है, पूरी उस पर आप देखेंगे सिर्फ पोएम पे, तो आपको ये चीज़ मिल भी जाएगी, पूरी पोएट्री, पूरी पोएम ओरिजिनल, ठीक। लेकिन जब हम लोग एजुकेशन में थे तो मैंने कभी भी इसकी कोई प्लानिंग नहीं की, और न ये कभी सोच के मैंने किया इसका आउटकम, जैसे वो कहा जाता है ना, ये सब मेरी है ना। और आज हर यूपी के स्कूलों में बजती हैं, सारे स्क्रीन जब खुलते हैं, सभी लोग, कभी कभी छोटे बच्चे भी फ़ोन करते हैं और ये बोलते हैं कि आपकी कविता बड़ी अच्छी लग रही है, नेक्स्ट कब देंगे। ये सब तो ये चीज़ें मैंने कहा है, तो बचपन में मैंने ऐसे खेल कूद में किया था, मतलब ये चूँकि मेरा शौक था और मैंने क्या किया उसको खेल खेल में। इसीलिए जब देखिए ये पूरी कविताओं का जब ओरिजिनल कंटेंट देखें, Every GoDaddy plan comes with an SSL certificate that will protect your customers' sensitive data. आप इसमें कहीं ये नहीं यही कल रहा है ना। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये कविता कक्षा 1 के अध्याय 1 के शीर्षक मेरा देश से लिया गया है, जिसके रचयिता शेरचंद गर्ग जी हैं, और इसे सुरों से सजाया है शशांक शेखर पांडे, सहायक अध्यापक। यही वीडियो एडिटिंग की मिक्सिंग अभी हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं, और इतना हाईली मिक्सिंग अभी भी किया है। अगर मैं उनके काम को दिखाऊंगा, देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सोनी माटी वाला देश। मेरा देश सलोना देश, कार्टून देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सोना देश। जो आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। जो आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। पर्वत घाटी वाला देश, सोनी माटी वाला देश। मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश। प्यारे बच्चों, आज की ये सब कविता पढ़े होगे ना बचपन में कि नहीं? कक्षा में
अच्छा शीर्षक हुआ सवेरा से लिया गया है। पढ़े हैं? पीछे भी पढ़े आप लोग भी? हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके गुल्ला करते। सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों याद ने है? तब आंखें खोली। इस पैटर्न में पढ़ा है कभी? गुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके गुल्ला करते। हुआ सवेरा चिड़िया बोली। प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये कविता कक्षा 1 के अध्याय 7 के शीर्षक पतंग, ये पढ़ा है पतंग? जिसके रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। पढ़े हैं? सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा, उसको काटा, एनिमेशन कैसा लग रहा है बताओ? सपाटा। सर 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 सही है ना मिक्सिंग? फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। सर 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 उड़ी पतंग। अब लड़ने में छुट्टी पतंग, अरे कट गई लुट्टी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। प्यारे बच्चों, आज की हमारी सारी कविता एक लयबद्ध हो गई। अध्याय और 18 शीर्षक ये कौन सा? गर्मी और ये भी पढ़ा होगा शायद। लिया गया। कौन सा था? श्री सूर्य कुमार पांडे जी। कविता आप लिख रहे हो तो रचयिता का नाम दूसरा कोई है। एनिमेशन क्या है? मैंने इस ये सारे कंटेंट को लिरिक्स में मैंने दिया था 2017 में। चलने लगती गरम तवे सी धरती जलती। आओ खाए बर्फ मलाई, गर्मी आई, गर्मी आई। किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात। थर 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 कांपे हम, आया जाड़ा ठिठुरे हम। किट 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 बजते दांत। बूंदे गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम। पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाए छम छम छम। किट 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 बजते दांत, निकल न पाती मुंह से रोके? बात। थर थर थर। था ये एनिमेशन? नहीं देखा होगा आप लोग ने इससे पहले ना कभी? तुम लोग बुक से पढ़ते थे, बच्चे वीडियो देखते हैं। हैं? हम लोग पढ़े थे तो बुक से पढ़े थे। आपके बाद एक नया रिवॉल्यूशन जब आया था, अभी इस तरह से मेरी बहुत सी पोएम और स्टोरी कंटिन्यूसली आती है। आप लोगों ने शायद एक गाना ही देखा होगा, थोड़ा बहुत। नहीं, वो भी नहीं देखे? तो ये रिसर्च का, ये हमेशा क्या होता है, ये टेक्निकली रिसर्च का विषय होता है। हम लोग अपने टीचर्स के बारे में सब कुछ जानते थे, जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ पहले हम लोग किस पे रिसर्च करते हैं कि वहाँ टीचर कौन है, पढ़ाएगा कौन, कौन सा कॉलेज, उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा जो ट्रेनर है वो कैसा है, वो मुझे मार्गदर्शन अच्छा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो ये डिपेंड करता था कि जब हम लोग अपनी चीज़ों को, और आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज आज के डेट में, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और हम लोग तो किसी न किसी से पूछ के जाते थे ना इस चीज़ में उस समय। तो ये जितने भी रिसोर्सेज थे या कंडीशन थी
ये इस चीज़ को देता था कि जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा कभी भी, गीता में यही लिखा गया था ना, आपने पढ़ा भी होगा कि फल का उद्देश्य, फल प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। किसको पता है वो श्लोक? सिर्फ अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो पार्थ। यही था ना कि तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना। ठीक, तो ये उसी का चरित्र था कि सिर्फ जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे और हम क्या कर रहे थे, हम अपने सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से खेल रहे थे। क्या चीज़ कर रहे थे उस समय? भाई मुझे गाने का शौक है, तो मैंने एक माइक पकड़ा, मैंने उसको गा दिया। मैंने मुझे म्यूजिक से खेलना पसंद था, तो मैंने कंप्यूटर से क्या बनाया? म्यूजिक बनाया। और सबको क्या किया? कंबाइन। वीडियो एडिटिंग मुझे पहले से आती थी, मैंने उसको कंबाइन किया और सारी चीज़ों को एक साथ करके इंटरनेट की नॉलेज थी, लॉन्च कर दिया। पब्लिक को पसंद आई, पब्लिक ने उसको क्या किया, और उसके बाद वो अचानक SCERT की नज़र में आया। ना मैं NCERT के बारे में जानता था, मैं SCERT। पता चला मुझे कोरोना में एक फ़ोन आता है ऐसे ही कि देश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाएं। स्कूल मुझे बंद करने पड़ रहे हैं। तब कुछ लोगों ने सलाह दिया कि व्हाट्सएप पे चलाइए, ठीक। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन पे चलाइए। आपको मैं एक लाइव एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन को आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं, हर ज़िले हर तहसील में वो एप्लीकेशन लॉन्च करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अगर उन्होंने फ़ोन किया तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे एक स्वतंत्र टीम चाहिए, जिस टीम पर किसी का कोई अंकुश, उस टीम को सिर्फ मैं लीड करूँगा। तो ये चीज़ जब वहाँ पे बैठ रहे थे लखनऊ से लेकर, और तभी जिलाधिकारी आए कि नहीं नहीं चलिए आपको मैं टीम बना के दे रहा हूँ। 250 लोगों की टीम दी गई मुझे, ठीक। तो अब ये चीज़ जब मैं कर रहा था तो 250 के लोग जब मुझे मिल रहे थे अच्छे अच्छे, ये हो गया था जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे लगता है, किसी मिशन पे कोई जाता है तो उसको टीम बना के दिया जाता है ना कि ठीक है आप इस टीम को लीड करिए। तो लीड करने के साथ आपकी जो एजुकेशन थी SCERT, वो कोरोना में सारे स्कूलों पे क्लासेस किसके माध्यम से चली? फिर एप्लीकेशन के माध्यम से, हमारे परिषद के माध्यम से। आज हम लोगों के स्कूल में परिषद से, परिषद समझते हैं, जिले के जगह पे हम लोग स्टेट से बात करते हैं, हम SCERT से बात करते हैं। हमारी कविताएं SCERT और NCERT में लिखी हैं, वो लोग फॉलो करते हैं और वो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। आज अभी इतने बड़े हो गए आप, स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, लेकिन अभी भी मैं कई प्रबंधक लोगों से मिल रहा था, गांव-गांव में लोग जब बैठ रहे थे तो उन लोगों से मैं ये पूछ रहा था क्या आप लोग पाइथन जानते हो? ठीक, वो कहते ये क्या होता है। कल मैं CBSE के एक स्कूल के बच्चे से मिला, बेलथरा में, बहुत नाम है उस स्कूल का, ठीक। उनसे मैंने पूछा कि 10th का बच्चा है, मैंने पूछा कि क्या आप HTML जानते हो? वो कहते ये क्या होता है। हमने कहा तुम्हारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, कितनी फीस जाती है? उसने बोला 2000 रुपये में दी जाती है। मैंने कहा तो HTML के बारे में नहीं जानते? उसने कहा नहीं। तो फिर परिषद, मैंने कहा आप ये जानते हो कि परिषद जो आपका ये जूनियर स्कूल है बगल में, क्लास 6, 7, 8 में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? पाइथन पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 6, 7, 8, सरकारी है, ठीक। वहाँ हमारे पास 40, आपके भी कोई मर्यादपुर से आता होगा तो पता होगा कि उसके बगल के प्राइमरी स्कूल पहाड़ीपुर में इतना बड़ा LED लैब, सारे कंप्यूटर सिस्टम सब लगे हुए हैं। बट अगर प्राइवेट इतनी फीस लेने के बावजूद भी आपको क्या नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर के टीचर्स नहीं है। वो इसलिए नहीं चलाते हैं कि वो सोचते हैं कि इतनी टीचर्स हम कैसे मैनेज करें। हिंदी इंग्लिश तो कहीं से मिल जाएंगे, ठीक, वो आप में से किसी को उठा लेंगे, उठाते हैं ना, इसमें से किसी को उठा के हिंदी इंग्लिश गणित ये सब चीज़ें पढ़ा देंगे। बट कंप्यूटर्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए? टेक्निकल स्किल चाहिए। आराम से थोड़ा बहुत बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप मेरे विद्यालय में जाके देखिए, जिस दिन मैंने पूरा लैब है, आप अस्पताल देखें ना, सरकारी अस्पताल, उसके पीछे जो स्कूल बना हुआ है वहाँ पे कंप्यूटर टीचर भी अपॉइंट है, ठीक, जो 6, 7, 8 में HTML हमारे, अब मैं वहीं पे उन बच्चों को पढ़ा दूंगा। आज हमारी ओपनिंग ककराडी में भी हो रही है, वहाँ के स्कूलों पे सारे कंप्यूटर्स लग रहे हैं जो सिर्फ मेरी तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें यह है कि कक्षा 5 का बच्चा ही सीखेगा वो चीज़, 6 का बच्चा ही सीखेगा, 7th का बच्चा ही सीखेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप क्या कर रहे हैं? आप एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं अपने बिहार पे। तो ये चीज़ जैसे आप लोग भी अगर करियर बना रहे हैं इन सब चीज़ों में, अब क्योंकि आपके कोर्स एंडिंग की तरफ है, चल रहा है ना, एंडिंग की तरफ है, तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमें आउटपुट कैसे लेना है। क्या सिर्फ एक रेगुलरली एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें कि हाई स्कूल के बाद इंटर ही करना होगा, इंटर के बाद ग्रेजुएशन ही करना होगा? क्यों कर रहे हैं? सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। ये आ गया ना कॉन्सेप्ट कि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही D.Ed हो गया, चाहे लॉ की डिग्री हो गई, चाहे BTC आपका हो गया, क्यों सब कर रहे हैं? तो
देखा जाएगा क्या होगा। ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, लेकिन समय बहुत कीमती होता है। अगर 2008, 10, 12 में हम लोग इस तरीके से सोचते तो शायद आज सर्वाइव करना मुश्किल होता है। आज कंफर्टेबल जोन में है, ये मालूम है कि अब इससे नीचे हम लोग को कोई डाउन नहीं करेगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती है कंफर्टेबल जोन। तो इसको बनाने में आपको क्या करना पड़ता है, आपके सारे सेगमेंट पे, अपने सारे सेगमेंट पे क्या करिए, वर्क करिए कि किस किस चीज़ के क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर कमी है, जिसका कुछ लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ लोग अपने पर काम भी कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इम्प्रूव भी हो रहा है उससे बहुत सी चीज़ें। बहुत से लोग उस प्रेजेंटेशन से क्या कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक। तो कॉलेज एक ऐसा समय होता है जिसको यूटिलाइज आपको करना चाहिए हमेशा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने। मैंने एक वीडियो भेजा था ना चुनार वाला भी, क्या हम लोग गए थे सब वही चीज़ थी, देखा था कि नहीं किसी ने, वो सारी चीज़ दिखाई दे रही थी कि नहीं, वहाँ पे किसी ने शूट किया था। तो वो मंदिर का भी जहाँ हम लोग खड़े होकर फोटोज और सब ले रहे थे, वही किला था ना उसका पूरा। तो उसमें और यहाँ पे देखना और वहाँ जाने में कैसा, वीडियो देखने में तो बड़ा रोचक लगा होगा, लेकिन जाके आप लोग कैसा महसूस हुआ था, बोरिंग कि वहाँ लास्ट में कुछ देखने को, उसके ऊपर का ढांचा दे देते हैं, हाँ। ऊपर का ढांचा ही दे देते हैं। तो जब आप रहस्य सुनोगी तब तो किसी चीज़ के बारे में, जैसे आप गई अचानक पहुँचे और उसके बारे में आपने मतलब उसकी दीवार देख ली, अब उसके रहस्य के बारे में जब जानोगी तब आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो। उसके अंदर गया तो खिड़की के अंदर। जैसे वो वीडियो में बता रहे होंगे, अगर आपने देखा होगा तो वो एक एक चीज़ को, जैसे वो वहाँ के पंडित जी जो बता रहे थे, कितने लोगों ने सुना उनको, हम लोग तो गए थे वहाँ पे बैठे नहीं सुन रहे थे ना, तो वो बता रहे थे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे ना उसमें। ये अभी देखो, ये बहुत लास्ट टॉपिक में से नंबर सिस्टम में हम लोग को सिर्फ 4 सेगमेंट है, अभी बेस पकड़ना है और क्या पकड़ना है, और सबका आउटकम क्या है कि किसी भी प्रकार का नंबर सिस्टम हो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। कन्वर्जन ही मेन टॉपिक है इसका, कि अगर आपके पास डेसिमल हो जाए या फिर बाइनरी हो जाए या ऑक्टल हो जाए, आप उसको कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन का तरीका मैंने बताया था आप लोग को, कैसे बताया था बताइए। बाइनरी है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर ये जैसे मान लीजिए 35 है, ठीक, 35 एक डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो क्या करोगे, निकाल के बताइए, याद है। नंबर सिस्टम पहचान लेंगे ना। देखिए पहला कन्वर्जन दिया है डेसिमल से बाइनरी। हाँ, जनरल चीज में बता रहा हूँ जो आपको याद भी होगा, शायद मैंने इसमें कन्वर्ट किया था। यहीं पे कर देते कि नया बोर्ड पे करें, बताओ इसी पे कर दें। 35 है, किसी भी संख्या को, एक ही चीज बता रहा हूं, जिस भी डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको, दिमाग में बैठा लीजिए, उससे उसके बेस से डिवाइड करना है। नहीं समझे? जैसे 35 मैंने कहा एक डेसिमल नंबर है, ठीक, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो या हेक्सा में कन्वर्ट करना हो, जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी से डिवाइड कर दो। ठीक, नोट कर लीजिए इसको कि जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी से डिवाइड कर दो। अब क्या करते हैं, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो दो कितने बढ़ जाएगा, 17 क्या आएगा, दशमलव में नहीं जाता है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसको हम कहीं और लिख देते हैं। 2 अठे 16, रिमाइंडर या हमेशा रिमाइंडर रहेगा R, 2 चौके 8, 2 दूना, याद है ना ये चीज,
क्या आ जाएगा? 0 ना, तो आ क्या आ जाएगा? 1, ऐसे उठाएंगे ना, 1 0 0 0 1 1। सर वो रिमाइंडर को क्यों ले रहे हैं? कहाँ रिमाइंडर क्लियर? नहीं लेना चाहिए ना, बस यहाँ से नीचे से ऊपर ले रहे हैं। ये जो है 1 को, इसको मैंने डिवाइड नहीं किया क्योंकि आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक शून्य ना आ जाए ना। लास्ट में रिमाइंडर हमारा 1 बचे। अब इसमें भाग दोगे 2 बार में, 2 शून्य शून्य भाग जाएगी? नहीं जाएगी ना। समझे कि नहीं समझे? तो फिर ये 1 कहाँ चला जाएगा? रिमाइंडर कितना आया? अभी आया दिमाग में? मैंने उसको डिवाइड ना करने की वजह से ऐसे एरो चला दिया है। ठीक, अगर फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे तो शून्य बार भाग जाएगी और रिमाइंडर लास्ट में क्या आएगा? 1। तो मैंने उसको ना करते हुए मैंने क्या कर दिया, सीधे। क्लियर है ना वो चीज? तो क्या आएगा? 1 0 0 0 1 1, दैट इज बाइनरी नंबर। 35 की बाइनरी क्या हो गई? ये। अब 35 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? हाँ कर दो। कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32, रिमाइंडर कितना आया? ठीक, यानी 35 की अगर डेसिमल नंबर है तो इसका ऑक्टल नंबर होगा क्या? 43। ये होगा ना। सर फिर इसको डिवाइड नहीं करेंगे? अब कहाँ डिवाइड कर पाओगे? 0 ही बन जाएगा ना। बात को समझे कि नहीं समझे? 35 है, मैंने 8 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 8 चौको 32। ध्यान दो, वॉइस को भी कह रहे हैं। 8 चौको 32, रिमाइंडर तो 4 डिवाइड होगा क्या? बहुत करेंगे, आप यही कर सकते हैं ना। 8 शून्य 0 और 4 शेष हो गया, फिर भी हो जाएगा। ले लो चाबी, ले लो चाबी। किसको दिए थे जी? समझ गए? अब 4 और 3 किस में आता है? ऑक्टल में है कि नहीं है? क्योंकि ऑक्टल के नंबर वो होते हैं जो 0 से 7 तक के बीच के सारे नंबर ऑक्टल हैं। ठीक, बस ये 35 का ऑक्टल क्या हो गया? ये चीज होगी। और फिर किसने कहा था? 35 को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करोगे? समझ में आ रहा है? रफ पे 16 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा भाग? 16 दूना 32, रिमाइंडर कितना आ गया? 23। कितना हो जाएगा? 23 हमारा, यानी एक ही नंबर से मैंने तीनों बता दिया आपको। एक ही नंबर लिया और तीनों। अब कर लेंगे इसको, कॉपी कर लीजिए। मौसम आ गया है अब एसी वेसी चलाने का। नहीं, गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो बारिश का मौसम था, बाहर बारिश नहीं हो रहा था क्या? हुआ है। रफ कर दिए। ठीक, अब देखो उसी चीज को ग्राफ में दिखाया होगा, सेम चीज। जरूरत है इसको स्टेप को समझाने की, समझ जाएंगे। अरे वही कन्वर्जन है, डिवाइड कर रहे हैं ना 2 2 से रिमाइंडर को। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, अभी मैंने बताया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे। हो जाएगा? इसमें सिर्फ कन्वर्जन ही है ना सर? सिर्फ कन्वर्जन। 4 हेडिंग है उसी का डिफरेंस है। हाँ, अब देखो सबका बताए अभी। जितने भी डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना बता दिए? नहीं, तीनों बता दिए ना। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू, सारा हो गया ना। अब देख लो, थोड़ा बाइनरी समझ लो।
बाइनरी जब समझते हैं तो ऑक्टल की बात आती है, ठीक। अगर अब नंबर क्या है, बाइनरी, नंबर क्या है, बाइनरी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बाइनरी नंबर हो, सॉरी ऑक्टल नंबर हो और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ठीक, या हेक्सा डेसिमल नंबर हो, किस में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी में, या हेक्सा नंबर हो और कन्वर्ट किस में करना हो, ये कन्वर्जन बता रहे हैं। अभी तक इसका उल्टा बताए थे, अब इसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल अगर कन्वर्ट करना हो तो आप ये समझिए ऑक्टल हमेशा 3 डिजिट पे काम करता है, नोट कर लीजिए भी, ऑक्टल 3 डिजिट्स पे काम करता है। कहने का क्या मतलब होता है, 3 बिट पे काम करना है इसको, ठीक है। जैसे एक नंबर है बाइनरी नंबर, ये 111 001 और लास्ट में 101, ठीक। तो 3 बिट का ये क्या लगाते हैं, एक पेयर बनाएंगे, 3 बिट का क्या बनाएंगे, पेयर। पेयर की दिशा क्या होगी, पेयर की दिशा है ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये नंबर पे 3 पेयर मैंने ऐसे बनाया, 3 नंबर निकाला तो क्या बना 101, फिर 3 नंबर निकाला तो 100, फिर लास्ट के 2 डिजिट बच गए तो इधर ऑटोमेटिक हम 0 मान ही लेंगे। बाएं शून्य लगाने से कोई मतलब तो होता नहीं है, ऑटोमेटिक मैंने क्या लगा दिया, शून्य। 3 का पेयर बन गया, ठीक। अब 3 का पेयर को आप क्या पढ़ेंगे, इस बाइनरी को 101 को, तो मैंने एक रूल और बताया था आप लोग को फर्स्ट में ही, 8 4 2 1 का रूल, फ्लैश याद है कि फ्लैश हो गया। सब बहादुर बच्चे नहीं, कोर्स खत्म होने से पहले ही क्या हो रहा है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस में चला जा रहा है। कैसे बढ़ाई जाए आप लोग की मेमोरी बताओ। अब तो वो भी टेक्निक काम नहीं करके बादाम पी के मेमोरी बढ़ाई जाए। आठ 4 2 1 रूल मैंने बताया था, जिसको आप ऐसे भी मान सकते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ऐसे करके ही मैंने बताया था ये रूल, एंड सो ऑन 2 to the power n तक। जितने भी नंबर जाएंगे तो एक ही झटके में पकड़ लेंगे कि बाइनरी नंबर कौन सा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, 2 to the power 0 आपको पता है, n to the power 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये होगा 1, 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 अरे 8, 2 to the power 4 16, ठीक, 2 to the power 5 32, ऐसे आएगा, ठीक। अभी अभी मैंने ये रूल बताया होगा आप लोग को कि अगर अभी जैसे मैंने एक नंबर लिया था, कौन सा 35 को अगर देखना हो कि 35 की बाइनरी क्या होगी, तो बिना भाग दिए मैं कैसे देखूंगा, इसमें से देखो कौन सा नंबर यूज करने पे 35 होगा, उसको ऑन करो, ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0, ठीक। 32 33 हो जाएगा ना, इसको ऑन करेंगे, 32 33 और 35 ऑन कर दिए, ठीक। बाकी को क्या कर दिए 0 0 0, क्या यही थी बाइनरी इससे पहले, देखो कॉपी में नोट किया होगा ना आपने, 35 की बाइनरी यही निकाला था ना अभी, इजी है ना ये, ठीक है। तो पकड़ना बहुत आसान होता है इस रूल से। अब 32 के अलावा अब कोई दूसरा नंबर इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं कि 101 बाइनरी क्या है 101, अब यहाँ पे देखो क्यों कौन से नंबर को ऑन करेंगे तो 101 बनेगा। 101 का मतलब 4 को ऑन करना है, इसको 0 करना है, उसको ऑन करना है, यानी 101 का मतलब क्या हो गया 5। नहीं समझे बताओ, तेजी से नहीं पकड़े, दिमाग चलाइए तेज, कंप्यूटर के रोबोटिक्स की तरह। ताल से ताल मिलाना होता है, तो जैसे मेरी कलम चल रही वैसे आपका ब्रेन चलना चाहिए ना। सिंपल सी बताया, जो नंबर इसमें इस्तेमाल होगा वो ऑन होगा और जो नंबर इस्तेमाल नहीं होगा वो ऑफ होगा। अगर आप जानते हैं कि नंबर दिया हुआ है, ये डिजिट्स स्पेस है, ठीक है, हमको चलना है राइट टू लेफ्ट ही। 1 0 1 यानी 1 को पहले हमने लिखा, यहाँ पे ऑन किया,
फिर 0 कर दिया दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को 1 कर दिया, बाकी सब 0 रहेंगे। सर पहले क्या? तो आप बताएं जो नहीं समझ में आया वो आप जो बोल रहे हैं 8421 वही नहीं समझ वो नहीं समझ में आ रहा है 8421। चलो मैं बोर्ड खोलता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आप सर नहीं बताया ये वाला बताया हूँ। ये नहीं बताया हम लोग ये आपको निकालना है ना उससे जो बोले रिमाइंडर से जो निकालना है ना एक लड़का कल कह रहा था किसी स्कूल का नाम लेके कि मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा। क्यों? मैंने पूछा क्यों फेल हो जाओगे? बोला साइंस के टीचर जो थे वो अपने ही स्कूल वाला जो है अपने ही टीचर को खड़ा करके साइंस पढ़वाता था, इसीलिए मेरा साइंस का पेपर खराब हो गया। हमने कहा तो 1 साल क्यों नहीं कहा वहाँ पे? जब जान गए कि हम फेल होने वाले हैं तो बता रहे हो कि स्कूल ही गलत था। स्कूल ने समझाया। आता है ना? अच्छा, ये चीज़ आती है कि नहीं बच्चों में? तो गार्जियन को भी हमेशा क्या होता है, मैं भी बहुत सतर्क रहता हूँ। मेरे भी बच्चे आके ऐसे बोलते हैं, बहुत भले छोटा है लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा है, कि लगा देगा कि कहाँ पे। नहीं सर नहीं बताया मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ तो मोबाइल तुरंत क्या करेगा? रख देगा। डर मतलब ये रहता है कि मैं तो टीवी देखता ही नहीं। मतलब आपने तो देखा होगा एज उसकी बहुत छोटी है लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज है। तो इस चीज़ में देखो, अब इसको पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। देखिए किसी भी नंबर पे 2 to the power 0, 2 to the power, अगर आपको नंबर ज़्यादा लगे, मैं 3 तक ही काउंट कर रहा हूँ, जैसे अगर 15 तक के नंबर को ही डेसिमल बनाना है तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर लेके क्या करूँगा? जब मुझे ज़रूरत कितनी की पड़ रही है? 15। तो अब जोड़ो कि क्या इसको 2 दूना कितना हो जाएगा? 1 सॉरी 2, हाँ, और ये तो क्या इनको जोड़ने पे 15 आ जा रहा है? तो इसका मतलब मुझे और भी 15 को अगर मुझे बाइनरी खोजनी है तो मुझे और भी नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये बढ़ाओ तब जब तुम्हें लगे कि नंबर ज़्यादा है। ठीक है, बढ़ाते हैं इसको। 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। अब जो देख लो ये क्या हो गया? 16। इसका मतलब 15 हो जाना चाहिए ना। किसी नंबर को जोड़ के हमारा 15 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, किसको जोड़ के कंप्लीट होगा बताओ? ज़्यादा हो जाएगा या तो ज़्यादा हो रहा है तो कम अरे यार, तो एक नंबर आप लोगों ने गायब कर दिया ना। 8 4 2 1 है ना, 4 होना चाहिए ना बीच में। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा, मतलब मुझसे मिस्टेक हो रहा है। मैं एक उड़ा भी रहा हूँ तब भी आपका दिमाग काम करना चाहिए ना। आएगा क्योंकि ये पॉसिबल, पहले ये कहो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब हो जाएगा। अब 15 किसको किसको ऑन करेंगे तो हो जाएगा? 8 सबको ऑन करना पड़ेगा तो सब 1 1 होगा। 15 को 2 से डिवाइड भी करोगे तो 1 1 ही आएगा। तब करके देख लो। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, 5 को बता दो, इसी स्टेप बता दो 5। हाँ, 4 और, अरे इसको भी जोड़ने में दूसरे का चेहरा देखना पड़ रहा है। 4 को ऑन करो और 1 को ऑन करो, बीच वाले को। तो वही तो बोल रहा था अभी। 101 को मैं क्या बोलूँगा बाइनरी में? पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। बोलो। 1 1 हो रहा है तो बीच में 0 लगाना जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि एक ही नियम है ना मैथमेटिक्स का कि लेफ्ट के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बीच के 0 का और आगे के 0 का तो मतलब है ना। आप मैथमेटिक्स के नियम को जानती कि नहीं जानती हैं कि किसी भी संख्या के इधर कितना भी 0 लगा कोई फर्क, लेकिन बीच में लगाना और यहाँ नहीं लगाओगे तब तो फर्क पड़ेगा ना। ये तो नियम सब लोग जानते हैं ना। बीच का उड़ा दूंगा तो 11 रुपया हो जाएगा। तो पैसे की बात की जाए तो आप कहना कि 0 वाला हटा के मुझे 1 1 सिक्का दे दो बस, और जाओ 101 रुपये का सामान लेने। 2 सिक्का तो देगा कोई? उस पर अगर बीच वाला एक 0 गायब रहेगा तो नहीं देगा ना कोई। तो इसका मतलब 1 0 1। ठीक, क्या हो गया बताओ? सर वो 5 वाले में 0 लगाया है बीच में, तो जो 15 वाला निकाला है उसमें क्यों निकाला है? अरे तो सारे नंबर इनेबल हो गए। अच्छा हाँ समझ
सारे नंबर इनेबल हो गए ना। आरो चालू है, जरा इसमें से लेके आना पानी है पीछे से। आदित्य जाइए। देखो ना आरो पे। समझे कि नहीं समझे? बॉयज में समझ गए? अभी आईक्यू जला? कभी बल्ब टिमटिमा रहा है बताओ? बल्ब पूछ लो, ये नहीं कि ये वाला होता है ना कि चलो तुमसे पूछ लेंगे बाहर। अब डाउट से समय आया तो क्या फायदा होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये चुप रहेंगे। यही चीज कहता है ना कि डाउट सेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट बोलता है। हाँ? अगर कोई परेशानी हो तो अनस्टेबल बताइए। क्लियर है? बाकी पीछे बताओ। नहीं, तुम्हें क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? आसान है ना ये चीज। अब इस पैटर्न को ध्यान में रख लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी डिजिट अगर बाइनरी में लिखा हुआ है, जैसे मैंने रेंडमली दे दिया 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम क्या करो, पहले 3 3 का मार्क करो, ठीक। तो इसको तोड़ो, 0 1 1 को अलग करो और 1 1 को अलग करो। अब इसमें 1 0 कम पड़ा है तो पीछे इधर लगा दो, क्योंकि कोई फर्क। अब आप देख लो ना कि 0 3 नंबर इसमें से यूज करने पर कौन सा संख्या बन रहा है, इधर ही से देखेंगे। 3 नंबर को देखो, क्योंकि 3 ही डिजिट का मैटर है, ठीक है। तो किसको किसको इनेबल करना है? 1 2, ठीक है। यानी 0 1 1, ये का मतलब क्या हो गया? 3। इसका मतलब क्या हो गया? बात समझे? अब बताओ, अभी भी तुम्हारा बल्ब लग रहा है हिचकोले खा रहा है, हैं? 2 और 1 को इनेबल किया मैंने। पहले इस नंबर को मैंने किस भाग में तोड़ा? 3 3 का डिजिट में। अब ये 2 और 1 ही होगा ना इस नंबर में कहीं भी। इधर से तो नहीं लिखा जाता है ना। बार बार कह रहा हूं कि आप मैथ्स के नियम को फॉलो करिए। इधर से लिखोगे तो सारा नंबर यूज हो जाएगा। अभी मैं 16 को इनेबल कर दूंगा तो इधर मुझे ऑटोमेटिक सबको 0 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? बैक में मैं 0 लगा सकता हूं। तो इसीलिए 0 1 1 का मतलब हो गया कि मैंने इस सीरीज में 0 1 1 पे यही नंबर पड़ेगा। उस नंबर पुट कर दो, उसको जोड़ दो। नहीं समझ में आया? एक नंबर दे रहा हूं, बताओ। इसको बाइनरी करिए 1 1 0 1। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? देख के बताओ। हाँ, 8 4 2 1 के 4 में से देख के बताओ किसको किसको इनेबल करोगी? 8 4 12 1, ठीक। समझे? बाकी लोग आओ। जरा समझाने की कोशिश करिए, ध्यान से देखना, क्योंकि आपकी फ्रेंड बता रही है। रफ कर दो इसको और फिर से, ठीक है। बताओ। ये तो समझे? सर बोले थे 1 1 0 1। सर बोले हैं कि राइट टू लेफ्ट, राइट से आप 3 डिजिट लेंगे, इसको छोड़ देंगे 1 है, तो ये तीनों अंक है, इस पे आके पुट करेंगे। यहाँ पे करेंगे 1 0 1। इसको पुट किया इन्होंने। ठीक। कौन कौन सा नंबर इनेबल हुआ? और कौन? यहाँ पे
1, ठीक। सर बोले हैं कि जितने भी 0 हैं उनको ऑफ करना है, जितने भी 1 हैं उनको ऑन करना है। तो सिर्फ आप इसको ऑन करिए, इसको ऑन करिए और इसको ऑन करिए क्या जोड़ने पे आ रहा है? और इनको ऐड करिए। 4 कितना हुआ? 8, 4, 12 और 1। समझे कैसे बताइए ये? यानी कि ये 4 डिजिट में से अब कोई भी नंबर ये ले रहे हैं, ठीक, तो उसको यहाँ पुट कर दो। जैसे मैंने एक नंबर लिया, अब लिखिए यहाँ पे 011। अब ले जाके अब समझो इसी को इससे नीचे पेस्ट करना है। जितने 0 उसको मत जोड़ो, जितना भी 1 है उसको जोड़ के ऐड कर दो। क्या होगा? कितना आएगा इसका आउटपुट? 3 आएगा। समझे ना? ये चीज़ क्लियर है? अभी यही चीज़ जो है 3-3 डिजिट पे मैं ले रहा हूँ, ठीक, लेकिन जब मैं हेक्सा में जाऊँगा तो 4-4 बिट पे लूँगा। अगर मैं ये नंबर हेक्सा का होता, ठीक है, तो हम इसमें कितना बिट लेते? 4 बिट लेते। तो जो 3 हमको यहाँ रखना है वही 4 सेट का यहाँ पे नीचे रखूँगा, ठीक, और जो जो यूज हो रहा है उसको जोड़ देंगे। जैसे कि अभी लिखिए 1 1 1 अगेन 1। अब बताओ कौन कितने नंबर इनेबल करेंगे? 8 4 12 13 15 हो गया, ठीक। अगर ये 0 रहेगा तो ये 8 4 12 13 14 होगा। क्लियर है ना? अब आ जाए अपनी किताब पे, थोड़ा सा अपनी बुक पे आ जाते हैं। इसको बताओ, आप कंसिडर करिए। स्पेस दबाओ, ठीक है। अब ये नंबर पे आए, आपकी किताब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक। ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्सा में, ठीक है। वो वाला है क्या? ऑक्टल वाला? ये देखो, पहले ऑक्टल वाला कन्वर्ट करके देखो। ये आपकी किताब है, करो इसको। अब 101 को आप डायरेक्ट लिखिए। क्या होगा बताओ? 101 लिखा हुआ है तो 5 होगा। हाँ लिखो, क्या लिखे? 5 लिखे वहाँ पे नीचे, इसके नीचे यहाँ यहाँ नीचे 5, ठीक। इसका बताइए 100 4 होगा। लिखिए। हाँ, ब्रैकेट और बेस। ऑक्टल है ना? समझ गए? आउटपुट आया है, ये लिखा है ना? समझे कैसे हुआ है? ठीक। अब हेक्सा भी समझ लो, खुद ही हटाइए, खुद ही बता दीजिए हेक्सा वाला भी कैसे हुआ है। मैंने 4-4 का सेट लगाने के लिए कहा है, लगा लो। जैसे ये नंबर है, बता दीजिए, समझा दीजिए। ये 4 का होगा ना? ये 4 का होगा, ये 4 का होगा। अब इसको अलग कर लो। 1 0 2 ये 4 पहले सेट अलग करो, ये 4-4 का डिजिट यहाँ 4 अलग करिए, बाकी का 4 अलग करिए। 1 0 1 0 ठीक। इसका 0 1 1 हाँ, अब उस 4 नंबर को इनेबल करो। बताओ ये क्या है? 5 लिखिए, ठीक। और ये लिख दीजिए। अब देखो ये 5 हुआ और ये 14। तो एक चीज़ और समझो कि जब 10 से ऊपर जाएगा, 9 से ऊपर जाएगा, तो फिर हमारा किस में आएगा? ABCD में, ABCD में आएगा ना। तो 14 किस डिजिट पे पड़ेगा? लिखिए 9, 10 को लिखिए A, 10 इज इक्वल टू A, 11 इज इक्वल टू B, 12 इज इक्वल टू C, C ना, 12 इज इक्वल टू C, 12 इज इक्वल टू C, 13 इज इक्वल टू D, 14 E, 15 F। अब बताओ यहाँ आपने क्या निकाला अभी? 14, ठीक। तो क्या 14 लिखोगे? ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E5। क्लियर है? हाँ, समझ समझ गए ना? आया है वो आंसर E5। समझ गए ना? पूरा क्लियर? कठिन है ये? नहीं है ना? तो बस हो गया कन्वर्जन। मतलब हेक्सा में अल्फाबेट लेंगे ना, न्यूमेरिकल नहीं लेंगे। अगर 10 से ऊपर जाएगा तो जैसे 5 है तो 5 ही लिखा हूँ ना, 5 है तो 5 ही लिखूंगा, 9 है तो 9 ही लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं 10 आ गया
तो किस में चलेगा, ABCD, 10 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। आसान था ना। अब मुझे लग रहा है सर आप कर ही लेंगे आप लोग। ये बताने की जरूरत है क्या हेक्साडेसिमल, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है। चलो तुम्हारे बुक में दिया, मैं दे दे रहा हूँ, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं जैसे जहां जहां नंबर 10101 दिया हुआ है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, सबको अलग उल्टा कर दो। अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे, जहां 1 है वहां, जहां 0 है वहां, जहां 1 है वहां, जहां 0 है वहां 1 की जगह, समझ गए, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। सर इस पे क्वेश्चन बन सकता है? बनता है। बनता है ना। अब अच्छा ये बताओ कि कहाँ यूज करते हैं इसको हम लोग, ये जानते हो कहाँ यूज करते हैं, जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं, जो आपके अभी मान लीजिए आपको चिप लेवल इंजीनियरिंग करनी है, चिप लेवल इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, नहीं, आपको पता है 0 और 1 ही आपके पास है। धारा का प्रवाह होता है तो एनोड और कैथोड मिलता है। जब कैथोड और एनोड को आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो एक बैटरी का सिंबल तभी सप्लाई आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा जब प्लस और माइनस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तभी धारा का प्रवाह होगा। प्लस प्लस एक साथ वो दूर रखते हैं, वो नहीं होता। रिएक्ट करता है तो तरतर तरतर मारने लगेगा ना, कभी भी एक, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा लाइफ में भी ये चीज, लाइफ में भी दोनों चीजें टकरानी चाहिए, हमेशा बिना टकराए, तभी ना हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ बहुत फेमस होती हैं। अगर वो बहुत शांत से चल रहा है तो इसका मतलब बहुत गंभीर विषय है, और झगड़े हो रहे हैं तो मतलब परफेक्ट है, ठीक है, और नहीं तो क्या है, वो उनसे मतलब नहीं रखा, उनसे होना चाहिए हर जगह, ठीक। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, देखो बस, टूज कॉम्प्लीमेंट में यही चीज उल्टा हुआ, जो वंस कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले अब क्या किस में कन्वर्ट करिए, वंस कॉम्प्लीमेंट में, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए। यहां पे आया, सबसे पहले आपने किस में कन्वर्ट किया, मान लीजिए एक बाइनरी नंबर है, ध्यान से देखना, एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, नंबर क्या है, ये वाला पूरा है 1 0, एक एक कन्वर्ट किया, पहले किसमें, वंस कॉम्प्लीमेंट में, किसमें कन्वर्ट किया, फिर एक में एक जोड़ दिया, तो 1 0 1, फिर 1 0 1, ये एज इट इज हो गया, किसमें आ गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये होता है जब सर्किट हम लोग बनाते हैं ना, उसी समय हम लोग ये सब काम करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। आईसी जब बनाते हैं, मदरबोर्ड खोलते हैं, मदरबोर्ड में कहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, कहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम इस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक। तो फिलहाल अभी तो आप बस इसको जानने के लिए पढ़िए, सर्किट बनाने के लिए नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए नंबर सिस्टम में कोई डाउट, एनीथिंग। ये ASCII कोड, BCD, ये सब तो पढ़ा दिया हो ना पहले से ही, पहले में ये सारे कोड, ASCII कोड क्या होता है सब बता चुके थे पहले दिन में, EBCD IC, यूनिकोड, ये सब तो पढ़ा दिए थे ना, अरे चारों कोड पढ़ाए थे, EBCD IC, यूनिकोड, ASCII कोड और BCD। वही डिवीजन, भाग दीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। अब एक प्रश्न है, जैसे आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के आधार पर 10 प्रणाली के रूप में जाना जाता है, बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 10 प्रणाली के रूप में जाना, हाँ राइट। दूसरे में प्रत्येक संख्या प्रणाली में अद्वितीय वर्णों का एक सेट होता है, क्या बोलेंगे इसको, काफी जो है शब्द जो है कंबाइन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिक्स बोलते हैं, ठीक। मैट्रिक्स पढ़े हो, मैट्रिक्स आव्यू हाई स्कूल इंटर में, ठीक। मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड इन अ सिस्टमैटिक पैरामीटर दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जब जिसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है।
यहाँ भी लिखा हुआ है कि अद्वितीय वर्णों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, रेडिक्स कहलाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली नहीं है, बताओ। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, पेंटा। कौन सी दो संख्याएं बाइनरी संख्या प्रणाली बनाती है? ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस क्या है? इजी है, क्लियर पूरी चीज। अब क्लियर ही रखिएगा, ऑल क्लियर मत कर देना अपने दिमाग से, हाँ? अभी तक क्या पढ़ रहे हैं सब भूल जा रहे हैं ना। सब पढ़ाए, सब भूल रहे हो सब। आज की चार्ट जिस दिन पढ़ाए थे पहले में ये बताए थे कि जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो दो नंबर्स में इस्तेमाल करते हैं। एक हम लोग जो कंप्यूटर की प्रणाली पढ़ते हैं उसमें आस्की चार्ट से हम लोग सारा काम करते हैं। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्यों करते हैं इसको? क्योंकि ये जो है उतनी ही बिट उठाता है जब आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप BCD कोड में, याद होगा तो आपको, अभी BCD कोड में करोगे तो उसमें 8 बिट लेता है। आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे आप 3 भी लिखेंगे ना BCD कोड में, तो 3 ऐसे नहीं लिखेगा, 3 ऐसे लिखेगा, देखिए 0 0 0, सॉरी ये आएगा, क्योंकि 4 डिजिट वो काउंट करेगा अगर आप BCD में है तो। EBCDIC उसका भी एक्स्ट्रा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। EBCDIC क्या है? उससे भी बड़ा है, यानी वो 8 डिजिट में लिखेगा। 3 ही आप लिख रहे हैं ना, आप प्रेस क्या कर रहे हैं? 3 टाइप कर रहे हैं। बट 3 टाइप करने में अगर आपका कोडिंग सिस्टम BCD को फॉलो करता है तो ये दिखाएगा, EBCDIC को फॉलो करता है तो 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक। बट अगर वो ASCII को फॉलो करता है तो क्या करेगा वो? 1 and 1। अब सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ? इन सबका यूज आप ही करते हैं, इसलिए कि आप भी चाहते हैं कि मेरी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो लेकिन मेरी मोबाइल का डेटा कम, स्पेस कम खाए, ठीक। फोटो आप क्लिक भी अच्छा करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई HD पिक्चर है वो 700 MB की है, ठीक, और 2 GB की किसी के है, तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? 700 MB वाली आप लेना पसंद करेंगे, क्योंकि 700 MB आपके मोबाइल में आ भी जाएगा। हमारा 2 GB का स्पेस, ज़्यादा स्पेस रहेगा तो लेंगे, नहीं लेंगे। तो सेम चीज़, लिखना 3 ही है लेकिन इसमें संख्या ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसमें सबसे कम किसमें इस्तेमाल हो रही है? ASCII में। इसलिए हमने कौन सी पद्धति को फॉलो किया? जिससे हमारा काम उतना ही होगा और मेरे कंप्यूटर का स्पेस जो है कम इस्तेमाल होगा। बताओ बताओ। Convert 1 to base में 10 है in BCD। पहले ये वाला समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके बाद एक लास्ट होता है यूनिकोड। यूनिकोड भी लिखा है। यूनिकोड का मतलब मैंने बताया था कि जो भी आप टाइपिंग करते हैं, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी आप टाइपिंग करते हैं, जब इंग्लिश में चैट करते हैं तो 160 कैरेक्टर काउंट होता है। जैसे मेरे मैसेजेस जाते हैं, अच्छा ये आपने देखा नहीं होगा, जैसे मेरे पे तो मैसेज आते भी नहीं है, किसी पे मैसेज गया था वो हमारे ऑफिस से जो भेजते हैं लोग, मैंने कल भी पूछा था ये चीज़, ऑफिस से जो लोग प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं, एडमिशन ओपन वगैरह का कुछ आया है किसी में? दिखाओ। व्हाट्सएप पे तो पोस्टर के साथ जाता है पूरा, नॉर्मल भी गया होगा। एडमिशन ओपन का मैसेज जाता होगा। सिर्फ उसी में दिखाएगा? किसमें? बस एडमिशन ओपन वाले में ही, और कोई भी रेफरेंस किसी में भी दिखाएगा, लेकिन मेरा वाला लाइव पैनल है ना, आप तुरंत देख सकते हैं।
उसी में देखो लाओ एक भी जैसे मोबाइल ही दिखाइए, वो भी रिचार्ज से ठीक है। अब देखो जैसे ये मैसेज आया है ना आप पे, ठीक, तो इसमें एक कैरेक्टर काउंट होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक। स्पेस को भी काउंट करेगा, ठीक, स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट करेगा। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। तो चूंकि ये मैसेज इंग्लिश में आया है इसलिए 160 कैरेक्टर तक अगर कोई चीज़ टाइप होके जाती है तो एक मैसेज काउंट होता है, एक मैसेज का पैसा कटता है, ठीक। लेकिन 161वां जैसे ही होगा तो फिर कितने का पैसा कटेगा? 2। यानी अगर मेरे द्वारा, मेरे ऑफिस के द्वारा आपको अगर मैसेज जा रहे हैं तो एक मैसेज का मैं 10 से 15 पैसे दे रहा हूँ, तब ये मैसेज आपके पास पहुँच रहे हैं। लेकिन 162 कैरेक्टर का मैसेज भेजूंगा, बस मान ली लंबा चौड़ा लेख लिख दिया मैंने, ठीक, इंग्लिश में, तो उसका पैसा 20 पैसा कटेगा, 25 पैसा कटेगा। समझ रहे हो बात को? 160 मल्टीप्लाई विथ 3 मतलब 16 दूना 32, 160 कैरेक्टर का है तो भी आपको कितना पैसा कटेगा? एक मैसेज का 10 पैसा मान लो कट रहा है। 165 लाइन का कोई मैसेज है 165, तब भी मुझे कितना देना है? 20 पैसा देना है। और अगर 320 कैरेक्टर तक का है तो भी मुझे कितना देना है? 20 पैसा देना है, ठीक है, समझ गए? अगर वो 320 से 321वां हुआ तो फिर मुझे 3 मैसेज का पैसा कटेगा, ठीक है, समझ गए इस चीज़ में। लेकिन अगर यही मैसेज मैं हिंदी में भेजूंगा, अंतर कितना है? हिंदी में भेजूंगा जिसको आप लोग हिंदी बोलते हैं, बट कंप्यूटर में हिंदी वर्ड नहीं होता है, ठीक है, कंप्यूटर में उसको यूनिकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिकोड। हम लोग बोलते हैं कि आपको यूनिकोड टाइपिंग आती है कि नहीं आती है। गूगल पे भी सर्च करेंगे तो जो गूगल ट्रांसलेट करता है आपको हिंदी, वो ये नहीं लिखता है कि हिंदी, वो लिखता है कि गूगल ट्रांसलेट यूनिकोड, ठीक है, बात समझे? तो यूनिकोड में 60 कैरेक्टर को काउंट करता है एक मैसेज का, यानी 60 कैरेक्टर जैसे ही हुआ, ठीक। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में तो सिंपल है, ए लिख दोगे तो समझ जाएगा ए है, लेकिन हिंदी में क भी लिखोगे, कुछ लिखना है तो ये 3 मात्राएं काउंट हुई, ये भी काउंट हुआ, ये भी काउंट हुआ, तो मैसेज कैरेक्टर 2 गया ना। लिखा तो आपने एक ही अक्षर, आपको वो देखेगा बोले एक ही अक्षर है, लेकिन फिर इसमें हर चीज पे हलंत लगाओगे तो भी, कुछ भी करोगे तो भी उसका कैरेक्टर काउंट होगा। इसलिए हिंदी वालों के लिए 60 कैरेक्टर पे एक पैसा कटता है, 60 से 61वां कैरेक्टर हुआ तो 2 पैसा कटेगा, 2 मैसेज का पैसा कटेगा। तो ज़्यादातर हम लोग अवॉइड करते हैं कि हिंदी में हम मैसेज ना करें, लेकिन चूंकि हमारे सारे यूजर हिंदी वाले हैं इसलिए हमको उससे भी ज़्यादा चार्ज दे के हिंदी का मैसेज करवाना पड़ता है। अब समझे बात को? तो यही टाइपिंग स्क्रिप्ट को हम लोग कोड में डिवाइड किए हैं, जिसको हम BCD, EBCDIC, यूनिकोड और ASCII बोलते हैं। अभी क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंफ्यूजन है? बताओ, क्लियर है ना पूरी तरह से? तो हम लोग जो भी टाइपिंग करते हैं इस समय मोबाइल में, वो किस पे करते हैं? ASCII चार्ट के माध्यम से करते हैं। और ASCII चार्ट क्या होता है उसके बारे में तो समझाया है, कैसे बाइनरी को कवर करेंगे। तो कन्वर्जन पूरी तरह क्लियर कि अभी भी किसी को डाउट रह जाएगा? 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो डाउट हो ही जाएगा फिर से। हाँ, लेकिन ये आपको फ़ायदा है कि अगर ये क्लास चूँकि लाइव भी है तो कोई भी चीज़ अगर आप भूल रहे हैं तो फिर उस पर रिवाइज कर सकते हैं। ये बेनिफिट है ना आपको?
क्या बताओ?